हाँ, तो मेरे प्यारे से बच्चों सभी को एक बार फिर से गुड इवनिंग। ठीक, तो आशा करते हैं बेटा आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा जैसा हमने बोला था कि आपको एक एक क्वेश्चन के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने एक लेक्चर में डिस्कस किया था और आज उसी के आगे क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सभी लोग एकदम ध्यान से सीखेंगे। बहुत ही थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो एक एक चीजों को बारीकी से एकदम अच्छे से सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, तब मजा आएगा क्लास करने में। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या भाई, अगर आप यहाँ पे जनरली देखें, हम लोगों ने 6.3 तक 3 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, वही है ना। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे 6.4 से। ठीक है, तो 6.4 से क्वेश्चन की शुरुआत होगी सर, है ना। शायद हमने बताया भी, तो आपका रिकॉल हो जाएगा, तो है ना। आइए देखते हैं सर 6.4 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आप ध्यान से सीखेंगे। बोल रहा है कि रेखी सरल आवर्त गति कर रहे किसी कण का स्थितिज ऊर्जा फलन v बराबर kx²/2 है, जहां के दोलक का बल नियतांक k बराबर 0.5 न्यूटन पर मीटर दिया है। मतलब जो k की वैल्यू है, बल नियतांक की वैल्यू, वो आपको दी है सर 0.5 न्यूटन पर मीटर, क्वेश्चन में ही दी है ना। बोल रहा है के लिए vx व x के मध्य ग्राफ, है ना, 6.12 में दिखाया गया है। यह दिखाइए कि इस विभव के अंतर्गत कुल ऊर्जा 1 जूल वाले कण को अवश्य ही वापिस आना चाहिए जब यह x बराबर ±2 मीटर पर पहुंचता है। तो सिंपली बोल रहा है, ये जो ग्राफ दिखाया गया है ना, ये जो ग्राफ दिखाया गया है, जहां क्रॉस है सर, ये टोटल एनर्जी है ना। जहां पे क्रॉस बना है उसको हमने क्या जानना है सर, ये टोटल एनर्जी है। और ये सर आपको कितनी दी गई है, 1 जूल, है ना। यहाँ पे सर 1 जूल मिल गई टोटल एनर्जी। अब बोल रहा है कि अगर यहाँ पे सरल आवर्त गति के केस में देखें, इस ग्राफ को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बना के आपको एकदम अच्छे से यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ चीजों को। ठीक, अगर भाई साहब आप इसको सरल आवर्त गति के केस में देखते हैं, ठीक है, हाँ यहाँ पे सीखो। अगर आप इसको सरल आवर्त गति के केस में देखेंगे तो आपको क्या यहाँ प्रतीत होगा कि भाई कोई भी मान लेते हैं, या हमने पेंडुलम ले लिया, है ना। वही ग्राफ आपको बनाया सर, ये पहले मैक्सिमम जाएगा फिर 0 आएगा, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनाया। तो यार अगर हम यहाँ पे देखें सर मैक्सिमम पे, है ना, यहाँ पे देखें कि उच्चतम आयाम पे बोल सकते हैं, है ना, या तो अधिकतम विस्थापन की स्थिति में यहाँ पे अगर हम देखें तो सर यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर लें, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, गतिज ऊर्जा निकाल लें। और सर गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है ना, गतिज ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हाफ mv², है ना, और v सर कितना है 0, तो हाफ m इंटू 0 कितना हो गया सर, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया 0, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया सर, 0 हो गया। इतनी बात क्लियर है। और जब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, ठीक, तो अगर हम आगे की बातें चर्चा करें तो क्वेश्चन में सर टोटल एनर्जी आपको दिया हुआ है। कितना दिया हुआ क्वेश्चन में, देखिए टोटल एनर्जी सर आपको 1 जूल दिया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जब सर टोटल एनर्जी आपको 1 जूल दिया है, तो आप यहाँ पे देखें भाई साहब, तो यहाँ पे आपको पढ़ाया था यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, याद होगा, यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम आपको मैंने पढ़ाया था कि सर यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। तो आपने आंसर दिया था सर E बराबर k+u। क्या आंसर दिया था, E बराबर k+u, मतलब टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इतनी बातें आपने बताई थी मेरे को करके। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, अपने को पोटेंशियल एनर्जी को क्वेश्चन में इक्वेशन दिया है ना, इक्वेशन दिया है स्थितिज ऊर्जा का क्वेश्चन में, हाफ के x², यही दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे उठा के रख दो सर, E बराबर 1 जूल रखेंगे, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, ये हो गया सर हाफ के x²। तो यहाँ पे भाई 1/kx² बराबर 1 हो गया, kx² बराबर 2 हो गया, और k दिया है सर 0.5, x² बराबर 2, ये हो गया इधर 5 चौक 20 हो गया। तो सर यहाँ पे x² बराबर 4 और x बराबर सर ±2, कितना आ गया, x बराबर सर ±2। और क्या क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था, बोल रहा है चाहिए जब यह x बराबर ±2 मीटर पर पहुंचता है ना, बिल्कुल आना चाहिए जब वो x बराबर ±2 मीटर पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि भाई हाँ क्यों वापस आएगा, क्योंकि उसकी वहां पे गतिज ऊर्जा अधिकतम बिंदु पे 0 हो गई। बात को समझिएगा, मतलब ये यहाँ पे अगर -+2 है तो ये वाला क्या होगा सर, -2 होना चाहिए, बताइए, है ना। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई 6.5। एक बार आप इसको नोट करेंगे, ठीक है, हाँ जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है भाई साहब 6.5, ठीक है, हाँ लाजवाब क्वेश्चन है, एक एक चीजों को सीखते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत मजा आने वाला है क्लास में। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6.5 भाई साहब।
आइए कंप्यूटर मोड है, क्वेश्चन को ऊपर लगाइए। चलिए भाई आइए, यहाँ पे क्या दिया है एकदम ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6.5 में 4 पार्ट में क्वेश्चन दिया है ना। बोल रहा है कि निम्नलिखित का उत्तर दीजिए, है ना, निम्नलिखित का आंसर बताना है। पहला है सर, किसी रॉकेट का बाह्य आवरण उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है। जलने के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊर्जा किसके व्यय पर प्राप्त की गई है, रॉकेट के या वातावरण के? तो जाहिर सी बात है भाई कि जब रॉकेट जल के गिरता है ना, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसके पार्ट जल के अलग होते रहते हैं। तो ये भाई साहब जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो रॉकेट से प्राप्त होती है। कहां से प्राप्त होती है? रॉकेट से प्राप्त होती है। और इस स्थिति में रॉकेट का भाई द्रव्यमान भी क्या होता जाता है? घटता जाता है। क्या हो जाएगा? द्रव्यमान भी क्या हो जाएगा भाई साहब? घटता जाता है। तो आंसर आपको क्या करना है कि भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये जो बाह्य आवरण जो जलता है उसके लिए जो ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? रॉकेट से प्राप्त होगी। कहां से सर? रॉकेट से प्राप्त होगी, वातावरण से प्राप्त नहीं होती। बात को ध्यान से समझेंगे, है ना। कहां से प्राप्त होती? रॉकेट से, वातावरण से कोई ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, है ना। तो यहाँ पे आप, हाँ, तो यहाँ पे रॉकेट से प्राप्त होगी आंसर। अब होता क्या है कि जैसे पार्ट्स अलग होते जाएंगे, है ना, रॉकेट से प्राप्त होगी। और आपको पता है सर जैसे पार्ट्स अलग होते चले जाएंगे आप देखोगे कि इनका द्रव्यमान घटता जाएगा, है ना, इनका द्रव्यमान घटता जाता है, द्रव्यमान घटता जाता है। और द्रव्यमान सर घटेगा तो इनकी कुल ऊर्जा भी घट जाएगी, इनकी कुल ऊर्जा भी क्या होगी? घटती जाती है, कुल ऊर्जा भी घटती जाती है। तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं विथ रीजन, ये आंसर हो सकता है भाई। फटाफट नोट करेंगे, है ना, ये आप यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, है ना, ये आप आंसर यहाँ दे सकते हैं कि जो बाहर, है ना, जो पार्ट जल के अलग होते रहते हैं उसके लिए जो ऊष्मीय ऊर्जा मिलती है वो कहां से मिलती है भाई? रॉकेट से मिलती है। और जब ऐसा होगा तो आप देख रहे हो जैसे धीरे धीरे पार्ट्स हटेंगे तो थोड़ा सा मास में तो कमी आएगी, द्रव्यमान में कमी आएगी। और वही चीज यहाँ पे मैंने लिखवाया है, ठीक है। चलिए भाई, है ना, आइए क्वेश्चन नंबर बी इसी का देखते हैं सर, है ना, पार्ट बी इसका देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। बोल रहा है सर, पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल में घूमते हुए किसी कृत्रिम उपग्रह की ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडल प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण कम हो जाती है। फिर भी जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आता है उसकी चाल में लगातार वृद्धि होती है। क्यों? है ना, उसकी चाल में लगातार वृद्धि होती है। क्यों? बढ़िया आंसर है, को आंसर करने की कोशिश किया करो आप लोग, है ना। हाँ, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन बोला है। बोल रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर बहुत ही क्षीण वायुमंडल है। अगर आप यहाँ पे इसका आंसर इस तरह देखे जाओगे कि भाई यहाँ पे जैसे जैसे कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के समीप आएगा, मतलब यहाँ पे कोई ये अर्थ है ना, यहाँ पे कोई सैटेलाइट है ना, ये अभी घूम रहा होगा। जनरली हम बात करें ये क्या हो रहा होगा? घूम रहा होगा। बोला कि कृत्रिम ऊर्जा धीरे धीरे वायुमंडलीय प्रतिरोध के विरुद्ध क्षय के कारण कम हो जाती है ना। तो यहाँ पे जो इसकी एनर्जी है धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो आप देखोगे, बोला कि जैसे जैसे पृथ्वी के समीप आएगा, अगर आप देखेंगे सर समीप आ रहा है पृथ्वी के, है ना, अगर आप देखेंगे ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसका नाम क्या है? कृत्रिम उपग्रह है ना, कृत्रिम उपग्रह है इसका नाम। तो जैसे जैसे सर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये क्या होगा? यहाँ पे भाई साहब पृथ्वी के समीप आएगा और दूरी घटने के साथ स्थितिज ऊर्जा का मान घट जाएगा। बोलो हाँ या ना? स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो? घट जाएगा। स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है ना, स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है। और जैसे ही सर स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है ना। तो ये आप रीजन में लिख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा कम होने के कारण गतिज ऊर्जा का मान क्या हो जाता है भाई साहब, है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बढ़ता जाता है। जल्दी से भाई, हाँ, इसको आंसर में लिख सकते हैं आप लोग, है ना। चलिए, हाँ, स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है। और ये भी क्वेश्चन आपसे कोई पूछ सकता है कौन सी स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे आ रही है, तो आप यहाँ पे आंसर करेंगे सर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान, है ना। ये भी आप आंसर में लिख सकते हैं कौन सी स्थितिज ऊर्जा? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। कौन से बन रहा है? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण ये सारी चीजें हो रही,
है ना। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट में ये लिख देते कि सर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का मान घटता है और स्थितिज ऊर्जा कम होने के बाद गतिज ऊर्जा में लगातार वृद्धि होती रहती है। ठीक है, हाँ यहाँ पे हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। तो आपका ये आंसर लिखना था, सिंपल सी बात है एकदम। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को आप जड़ से उखाड़ रहे हो एनसीईआरटी के, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है सरकार तो क्वेश्चन को आप जड़ से उखाड़ रहे हो एनसीईआरटी के। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यार, है ना, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, है ना, हाँ क्वेश्चन नंबर बी भाई, है ना। सी पे आ गए थे क्या हम लोग भाई, बी तो छूट गया था ना। आइए भाई बी वाला भी, हाँ इसको भी समझना पड़ेगा सर, बढ़िया क्वेश्चन है ना, बी वाला मिस हो गया था। आइए क्वेश्चन नंबर बी भी सर इसका देख लेते हैं। बोल रहा है धूमकेतु सूर्य के चारों ओर बहुत ही दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। साधारणतः धूमकेतु पर सूर्य का गुरुत्वीय बल धूमकेतु के लंबवत नहीं होता है, फिर भी धूमकेतु की संपूर्ण कक्षा में गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्यों? ध्यान से समझना। बोल रहा है कि भाई अभी तक हम लोगों ने कार्य को डिफाइन किया, है ना, अभी तक हम लोगों ने कार्य को डिफाइन किया। हमने देखा सर ये अगर लंबवत है 90 डिग्री है, तो जब ये लंबवत है भाई तो यहाँ पे हम रख देते थे W बराबर FD cos 90 और किया गया कार्य अपने को शून्य मिल जा रहा था यही। लेकिन क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है कि सर ये जो धूमकेतु है ना, क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, ये जो धूमकेतु है बेटा, है ना, क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, ये जो धूमकेतु है ना, तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि धूमकेतु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में तो घूमता है ना, यहाँ पे दीर्घवृत्ताकार कक्षा में तो घूमेगा। और यहाँ पे क्या होगा, बोल रहा है कि लंबवत नहीं है ना। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई साहब, लंबवत नहीं है ना क्वेश्चन में। चलिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा था भाई साहब कि यहाँ पे आप अगर ध्यान देंगे तो धूमकेतु लंबवत नहीं होता, मतलब ये जो भाई W बराबर FD cos थीटा में था, यहाँ पे देखना W बराबर FD cos थीटा में बोल रहा है सर थीटा लंबवत नहीं होता, उसके बाद भी वर्क डन 0 आ रहा है ना। बोल रहा है कि लंबवत नहीं हो रहा फिर भी वर्क डन 0 आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है? तो भाई यहाँ पे ऐसा इसलिए आ रहा है, यहाँ पे आप देखो भाई गुरुत्वीय बल दिया है, क्या दिया है सर? गुरुत्वीय बल दिया है। और गुरुत्वीय बल क्या होता है? संरक्षी बल होता है। आप इस पॉइंट को नहीं भूल सकते, मैंने आपको लिखवाया है, पढ़ाया भी है कि सर गुरुत्वीय बल है ना, संरक्षी और असंरक्षी बल क्या होते हैं। तो सर जो गुरुत्वीय बल होता है वो होता है संरक्षी बल। क्या होता है? जनरली गुरुत्वीय बल होता है बेटा संरक्षी बल, है ना। और जब गुरुत्वीय बल संरक्षी बल होता है तो भाई साहब संरक्षी बल में हमने आपको क्या बताया था कि किया गया कार्य शून्य होता है ना, किया गया कार्य शून्य होता है। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं कि ऐसा सर इसलिए होता है कि गुरुत्वीय बल जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स होने के कारण यहाँ पे वर्क डन क्या होगा? 0। या तो और भी पूछ सकता है कि ये पथ पर क्यों नहीं निर्भर करता, तो भाई इसका आंसर ये भी होगा कि भाई संरक्षी बल क्या होंगे? जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेंगे, पथ पे निर्भर नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है ना, ऐसे भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए भाई, हाँ तो इसका बस आंसर आपको क्या लिखना है कि सर गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है और इस कारण किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, जबकि यहाँ पे लंबवत ना होने के बावजूद भी। ठीक है, चलिए सी वाला तो हो ही गया। आइए सर इसका पार्ट डी देखते हैं, है ना, पार्ट डी देखते हैं इसका। सर बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, है ना, पार्ट डी इसका। कंप्यूटर मोड है, पार्ट डी ऊपर लाया जाए थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे देख रहा है पार्ट डी में, देखो भाई, है ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, मजा आएगा यहाँ पे। आइए यहाँ क्या बोल रहा है कि चित्र 6.13 में एक व्यक्ति अपने हाथों में, है ना, 15 किलोग्राम का कोई द्रव्यमान लेकर 2 मीटर चलता है। ठीक है, चित्र 6.32 में मतलब 2 चित्र दिए हैं सर, एक पहला और दूसरा दिया है ना। तो यहां में वह उतनी ही दूरी अपने पीछे रस्सी को खींचते हुए चलता है। रस्सी घिरनी पर चढ़ी हुई है और उसके दूसरे सिरे पर 15 किलोग्राम द्रव्यमान लटका हुआ है। परिकलन कीजिए कि किस स्थिति में किया गया कार्य अधिक है ना। आपको निकालना है कि सर किस स्थिति में किया गया कार्य भाई साहब ज्यादा होगा, है ना। आपको ही आंसर करना है भाई, है ना, आपको ही आंसर करना है कि किस स्थिति में भाई किया गया कार्य क्या हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा भाई, है ना।
चलिए जल्दी से बताएंगे भाई, है ना। यहाँ पे तो भाई देखो हमने आपको क्या बताया था, इस केस में भाई ये चल इधर रहा है, ब्लॉक को ऐसे उठाया है, तो इस केस में तो भाई किया गया कार 0 है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कूली क्या है, कूली ने सामान उठाया, है ना, और हमने क्या बताया था सर, ये कार्य पूर्ण नहीं माना जाएगा। अगर आपको याद हो जब एग्जाम्पल हम बता रहे थे तो यहाँ पे देखेंगे सर W कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना। यहाँ पे किया गया कार्य कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और यहाँ पे भाई देखो बल भी इधर है, विस्थापन भी इधर है, तो यहाँ पे किया गया कार्य पॉजिटिव हो जा रहा है, मतलब FD आएगा। तो जाहिर सी बात है सेकंड में ज्यादा होगा किससे, फर्स्ट में ज्यादा होगा। इतना आंसर करेंगे, इनफ आंसर है, ठीक है। हाँ तो नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ भाई साहब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए हाँ अगले क्वेश्चन में हाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, है ना। अब कैसे सर इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आपने तो बता दिया कि यहाँ पे कूली वाला एग्जांपल दे दिया। अब मान लीजिए हम कूली वाला एग्जांपल नहीं पढ़े, सर आप देख रहे होंगे कि चल ऐसे रहा है और बल इधर काम कर रहा है ना, बल ऊपर की तरफ काम कर रहा है, तो विस्थापन और बल के बीच एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। और सरकार W बराबर FD cos 90 लगा लेना, और कितना आ जाता, 0 आ जाएगा। हर एक आपके सवालों का आंसर है मेरे पास, है ना। जितने भी क्वेश्चन आपके पास हो भेजते रहा करो, है ना, सारे आंसर के जवाब मेरे पास आपको मिलेंगे, ठीक है। चलिए भाई नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6.5 की कहानी हो गई खत्म। चलिए फिर आते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6.6। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा ढेर सारे क्वेश्चन करने आज, है ना। 6.6 करते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक बातें हो गई क्वेश्चन नंबर 6.5, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये बातें एकदम क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि बेसिक फंडे पे क्वेश्चन थे, बेसिक नॉलेज पे क्वेश्चन थे। अभी तो कहानी असली आई नहीं कि हमको फार्मूला सर लगाना पड़े। एक क्वेश्चन मिला था क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ, जहां पे थोड़े से फार्मूले यूज हुए थे। बाकी आप देख रहे हैं कि आपके माइंड का चेकिंग हो रहा है कि आपको थ्योरी सही से पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, है ना। और ऐसा एक भी कॉन्सेप्ट आपको ना मिलेगा जो मैंने ना बताया हो, है ना। एक एक कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा है क्योंकि मैं उसी से सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे मैं आपको कोई नया तरीका नहीं बता रहा हूं, उसी से क्वेश्चन को सॉल्व करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए भाई कंप्यूटर महोदय 6.6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। आइए 6.6 है ना, बोल रहा है कि 6.6 भी देखो भाई माइंड मैप है ना, माइंड चेक कर रहा है कि सर ने थ्योरी अच्छे से पढ़ाई कि नहीं पढ़ाई, तो करना पड़ेगा आंसर से, है ना। बोल रहा है कि सही विकल्प को रेखांकित कीजिए, बोल रहा है कि सही विकल्प को रेखांकित कीजिए। बोला कि जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है ना। तो चलिए एक बार क्वेश्चन आप चारों में नजर मार लीजिए भाई साहब, है ना। एक बार क्वेश्चन चारों में नजर मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए हाँ जल्दी से एक बार आप चारों क्वेश्चन। दूसरा क्या बोल रहा है, किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिणाम हमेशा इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्षय होता है, ठीक है। और क्या बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, भाई दो पिंडों में अप्रत्याश संघट में वे राशियां जो संघट के बाद नहीं बदलती हैं, निकाय की गतिज ऊर्जा और कुल संवेग या कुल ऊर्जा भाई साहब, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हाँ। चलिए तो इसका भी आंसर आपको देना पड़ेगा भाई साहब, है ना। चलिए हम ना चल आइए देखते हैं। तो यहाँ पे है अगला, किन्हीं दो अप्रत्याश संघ, ये हो गया भाई सब। तीसरा क्या है, किसी बहुकर्ण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य बल आंतरिक बलों के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है। हाँ 4 क्वेश्चन है भाई, लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए पहला दे रहा है, जब कोई संरक्षी बल किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी भाई, है ना। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात भाई, है ना। जब धनात्मक कार्य का मतलब क्या है कि बल की दिशा में विस्थापन, है ना, बल की दिशा में विस्थापन, और बल की दिशा में विस्थापन होगा तो भाई जाहिर सी बात है स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, घटती है। यही बोला है भाई, रेखांकित करिए, है ना, रेखांकित करिए। इसका मतलब क्या है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, उस टाइम धनात्मक होता है, ठीक है। हाँ केवल रेखांकित करना है ना, रेखांकित करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घटती है में आप अंडरलाइन कर देंगे। दूसरा भाई साहब बी वाला आंसर करेंगे भाई, बी वाला, किसी वस्तु द्वारा घर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य का परिमाण हमेशा इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा के रूप में क्षय होता है। बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, पलक झपकते आंसर करोगे। एक बात बताओ, आप तेजी तेजी दौड़ रहे थे, ऐसे ऐसे आप दौड़ रहे हो, है ना, आप बहुत तेज दौड़ रहे थे,
पीछे से फ्रिक्शन ने आया, फ्रिक्शन ने अपना काम किया, तो बताओ फ्रिक्शन ने क्या किया, आपकी गतिज ऊर्जा को कम किया, है ना, गतिज ऊर्जा में क्षय किया। तो बताओ क्या क्षय होगा, गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा। तो भाई सब गतिज ऊर्जा में क्षय के बराबर होता है कि तुम्हें गतिज ऊर्जा में क्षय के बराबर होता है। भाई सब बात को समझिए कि आ रही कि नहीं, क्योंकि किसी भी वस्तु पर अगर घर्षण बल काम करेगा, है ना, किसी भी वस्तु पर अगर घर्षण बल काम करेगा तो उसकी गति को कम कर देगा। किसी वस्तु पर कार्य करने वाला घर्षण बल वस्तु की गति को घटा देगा, और जब गति घट गई तो गतिज ऊर्जा में क्षय होना लाजमी होता है। भाई सब चलिए तीसरा क्वेश्चन भाई, किसी बहुकण निकाय के कुल संवेग परिवर्तन की दर निकाय के बाह्य बल आंतरिक बल के जोड़ के अनुक्रमानुपाती होती है। भाई किसके होती है भाई सब, है ना, यहाँ पे बताएंगे। अतः किसी निकाय के बाह्य बल और जोड़ के अनुक्रमानुपाती होती है भाई सब, है ना। तो अगर यहाँ पे आप देख लें तो आंतरिक बल क्या होता है, संवेग नियत नहीं कर सकता, है ना। आंतरिक बल क्या होगा, संवेग नियत नहीं कर सकता। आपने यार पढ़ा था कि अगर F एक्सटर्नल है dp बाई dt, हमने माना था सर F एक्सटर्नल 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, F एक्सटर्नल 0 है, तो यहाँ पे dp बाई dt लिखा, और सर dp बराबर आ गया कांस्टेंट। क्या आ गया सर, dp बराबर आ गया भाई साहब कांस्टेंट आ गया, है ना। अगर F एक्सटर्नल 0 है ना, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आंतरिक बल भाई संवेग को नियत नहीं रख सकता। मतलब अगर F एक्सटर्नल एब्सेंस है तो संवेग नियत है, तो मतलब जाहिर सी बात है जो परिवर्तन ला सकता है भाई साहब वो कौन ला सकता है, भाई साहब बाह्य बल ला सकता है। कहां, बाह्य बल भाई साहब ला सकता है परिवर्तन, क्या ला सकता है, बाह्य बल ला सकता है ना। तो चलिए ये बातें आप नोट कर लें, कुछ पॉइंट वाइज पॉइंट अपने हिसाब से, फिर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भाई इंतजार कर रहा है ना। हाँ तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था कि F एक्सटर्नल बराबर dp बाई dt। अगर हमने देखा सर अगर dp कांस्टेंट लाना है, संवेग में परिवर्तन को कांस्टेंट लाना है, तो एक्सटर्नल को 0 होना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि आंतरिक बल जो है वो संवेग में परिवर्तन नहीं कर सकता। अगर एक्सटर्नल उपस्थित है तभी निकाय का संवेग परिवर्तित होगा। बात को ध्यान से समझो, बात क्लियर हो गई। आओ भाई साहब नेक्स्ट बोल रहा है कि किन्हीं दो पिंडों के अप्रत्यास्थ संघट में वो राशियां जो संघट के बाद नहीं बदलती हैं, निकाय की कुल गतिज ऊर्जा, कुल ऊर्जा, रेखी संवेग और कुल ऊर्जा। इसका आंसर तो आप भाई साहब नोट्स अगर पढ़े होगे, है ना, नोट्स अगर पढ़े होगे तो एकदम, है ना, एकदम अच्छे से आ जाएगा। तो भाई अप्रत्यास्थ संघट की बात कर रहा है, तो कुल रेखी संवेग और कुल ऊर्जा नहीं बदलती है ना। यहाँ पे आप ये आंसर कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई साहब, है ना, आइए देखते हैं, है ना। इसका आंसर तो आप नोट्स पढ़ लेना, या तो वहां पे आपको नोट्स में लिखवाया पढ़ लेना, आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन भाई साहब, चलिए 6.7 पे चलते हैं, है ना। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे अब, क्योंकि क्वेश्चन भाई साहब बहुत है ना, क्वेश्चन बहुत है भाई साहब, मजा आ रहा है करने में, ठीक है। आइए देखते हैं भाई, चलिए 6.7 क्या बोल रहा है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए, है ना। बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। उत्तर का कारण भी बोल रहा है, बोल रहा है कि किन्हीं दो पिंडों के प्रत्यास्थ संघट में प्रत्येक पिंड का संवेग व ऊर्जा संरक्षित है। तो भाई प्रत्येक पिंड का तो ना बोल सकते, है ना, प्रत्येक पिंड का तो भाई नहीं बोला जा सकता, है ना। हमने क्या सिखाया था कि भाई किसी भी प्रत्यास्थ संघट में कुल संवेग और कुल ऊर्जा संरक्षित होती है भाई, है ना, कुल संवेग और कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगर प्रत्येक का बोलो, पर्टिकुलर का बोलो तो नहीं बोल सकते, है ना। पर्टिकुलर का बोलेंगे तो पर्टिकुलर के लिए अपना ये आंसर सेटिस्फाई नहीं होगा। बात को समझो ध्यान से। तो यहाँ पे ये बात भाई सरासर गलत लिखी हुई है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य बात हो जाएगी। तो आंसर क्या लिखोगे भाई कि यहाँ पे किसी प्रत्यास्थ संघट में, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट में निकाय का कुल संवेग और कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है। क्या रहती है, कुल संवेग और कुल गतिज ऊर्जा रहती है। प्रत्येक पिंड का नहीं हो सकता। यहाँ टोटल की बात करेंगे तो ये आंसर भाई सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पार्ट इसका क्या बोल रहा है कि किसी पिंड पर चाहे कोई भी आंतरिक व बाह्य बल क्यों ना लग रहा हो, निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा संरक्षित रहती है ना। ये क्या पूछ लिया भाई, है ना,
बताइए यहाँ पे ये क्या पूछ लिया भाई, गलती कर दिया क्या? बोल रहा है यहाँ पे कि किसी पिंड पर चाहे कोई आंतरिक व बाह्य बल क्यों ना लग रहा हो तो निकाय की कुल ऊर्जा सर्वदा है ना, क्या बोला, संरक्षित होगी। बताइए क्या ये सत्य बात है? क्या सत्य बात है? मेरे हिसाब से भाई ये क्या है, साफ साफ गलत लिखा है, क्योंकि निकाय की जो कुल ऊर्जा है वो केवल बाह्य बल परिवर्तित कर सकता है। क्या है? निकाय की को है ना, निकाय पर कार्य करने वाला जो बाह्य बल है वही निकाय की ऊर्जा को क्या कर सकता है भाई साहब, परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पे भाई ये बात भी एकदम सरासर गलत लिखी है। तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे कि भाई असत्य बात है, यहाँ पे असत्य बात है, क्योंकि यदि निकाय पर लिख लेना, क्योंकि यदि निकाय पर कोई बाह्य बल, यदि निकाय पर कोई बाह्य बल काम कर रहा है ना, यदि निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य कर रहा है तो वो ऊर्जा परिवर्तित कर सकता है ना, कर रहा है तो वो ऊर्जा परिवर्तन कर सकता है ना, तो वो ऊर्जा परिवर्तन कर सकता है। तो ये भी भाई साहब फॉल्स हो गया बात, है ना, मतलब पहला फॉल्स, दूसरा फॉल्स, तीसरे की तरफ बढ़ेंगे सर, क्या ये बात सही हो जाए, है ना, क्या आपके घी में, है ना, आपके मुंह में क्या घी शक्कर या गुड़ शक्कर, है ना, उल्टा हो गया था, आपके घी में, है ना, मुंह शक्कर। चलिए, तो यहाँ पे बोल रहा है कि प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए किसी बंद लूप में किसी पिंड की गति में किया गया कार्य शून्य होता है ना। यहाँ पे भाई इसका आंसर आप क्या करोगे, ट्रू या फॉल्स में आंसर करेंगे भाई, जल्दी से बताएं, है ना। यहाँ पे भाई क्या करेंगे, ट्रू और फॉल्स में आंसर करेंगे। बताइए क्या ये हमेशा, देखो प्रकृति में प्रत्येक बल के लिए, है ना, मान लो भाई इधर है बंद लूप, ये बना दिया, ये तो भाई किसके लिए फॉलो हो जाएगा, गुरुत्वीय बल हो गया, गुरुत्वीय बल हो गया, इसके लिए तो सही है। लेकिन भाई घर्षण बल हो गया, है ना, घर्षण बल ले लिया, श्यान बल ले लिया, है ना, ध्यान से सीखते चलो, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाया ना, उसके अलावा कोई कॉन्सेप्ट से नहीं लूंगा क्वेश्चन, है ना, उसी जितने कॉन्सेप्ट पढ़ाए उसी से सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, प्रत्येक बल के लिए, जैसे मान लिया कि अगर मैं गुरुत्वीय बल की बात करता हूँ, यहीं से लेता हूँ, गुरुत्वीय बल कैसा है, संरक्षीय, यहीं से आंसर को खत्म करता हूँ, ठीक है। और अगर मैं घर्षण बल ले लेता हूँ, घर्षण बल कैसा है बताया था मैंने, असंरक्षीय, कैसा है सर, असंरक्षीय, है ना, घर्षण बल कैसा है, असंरक्षीय। तो अगर हम गुरुत्वीय बल को देखें तो यहाँ पे तो ये बात फॉलो हो रही है ना, गुरुत्वीय बल को देखें तो सर किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। अगर हम घर्षण बल के लिए देखें तो सर किया गया कार्य शून्य नहीं होगा, तो आंसर तो सर यहीं पे फॉल्स हो जा रहा है, आंसर तो यही फॉल्स हो जा रहा है। जब एक प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई कर रहा तो आंसर तो सर यही फॉल्स हो जा रहा है ना, क्योंकि भाई आपको साफ साफ पता है मेरे लाल कि यहाँ पे भाई साहब क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे जो संरक्षी बल के लिए तो शून्य हो जाएगा। आप आंसर ऐसा भी लिख सकते थे कि सर संरक्षी बल के लिए तो ये कहानी शून्य हो जाएगी, है ना, संरक्षी बल के लिए तो शून्य हो जाएगा। लेकिन जैसे ही बात करेंगे सरकार घर्षण बल की बात करेंगे तो ये कैसा है, असंरक्षी है, ये कैसा बल है, असंरक्षी है, नॉन कंजर्वेटिव है, तो यहाँ पे भाई साहब ये काम नहीं करेगा। तो बात सरासर फॉल्स लिखी है, तो भाई तीनों फॉल्स हो गए, ए बी सी, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, है ना। चलिए डी को देखते हैं, किसी अप्रत्याशित संघट में किसी निकाय की अंतिम गतिज ऊर्जा आरंभिक गतिज ऊर्जा से कम होती है ना। तो आप इसका आंसर क्या करना चाहेंगे, ट्रू या फॉल्स भाई, है ना, ट्रू या फॉल्स करेंगे, जल्दी से बताइए, ट्रू या फॉल्स करेंगे। इसका आंसर आपको ही करना है, आप थोड़ा सा सोचिए विचारिए। अच्छा एक बात बताना, अप्रत्याशित संघट में ये हमेशा जरूरी नहीं हो, है ना, हमेशा जरूरी नहीं होता कि ऐसा हो, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा देखने को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अप्रत्याशित संघट में जो ऊर्जा है कुछ और रूप में, जैसे ध्वनि ऊर्जा के रूप में कुछ ऊर्जा का भाग परिवर्तित हो जाता है, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में ऊर्जा का कुछ भाग परिवर्तित हो जाता है ना। तो यहाँ पे ये बात थोड़ा सा सही है ना, कभी कभी ऐसा होता है लेकिन एग्जैक्ट हो जाए ऐसा नहीं होता, हर केस में हो जाए ऐसा नहीं होता। तो कभी कभी ऐसा पाया जाता है ना, कि जो यहाँ पे दिया है अंतिम ऊर्जा आरंभिक ऊर्जा से हमेशा कम होती है। क्यों होती है कम, इसका रीजन देखो, क्योंकि अंतिम गतिज ऊर्जा का भाई जब कुछ भाग है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा भाई, वो कुछ भाग उसका ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में चला जाएगा
और कोई भाई जैसे टक्कर हुई तो ध्वनि ऊर्जा के रूप में, तो ऐसा कभी कभी होता है, अक्सर ऐसी केस स्थिति नहीं पाई जाती। ठीक है, तो ये आप आंसर कर सकते थे पलक को झपकाते हुए। ठीक है, चलिए भाई 6.8 कंप्यूटर महोदय 6.8 लगाइए भाई साहब, है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे 6.8 लाजवाब क्वेश्चन है सरकार, है ना। 6.8 बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़ लो भाई। निम्नलिखित का उत्तर ध्यान पूर्वक दीजिए, है ना, ध्यान पूर्वक दीजिए, क्योंकि पहला बात बोल रहा है कि किन्हीं दो बिलियर्ड गेंदों के प्रत्यास्थ संघट में क्या गेंदों की संघट की अल्प अवधि में कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी भाई साहब की नहीं रहेगी, है ना, यहाँ पे, है ना। चलिए दूसरा बात बोल रहा है, दो गेंदों के किसी प्रत्यास्थ संघट में लघु अवधि के लिए कुल रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, संरक्षित होगा। किसी अप्रत्यास्थ संघट के लिए क्या ए व बी के लिए आपके उत्तर क्या होंगे भाई साहब, है ना। चलिए ए या बी के लिए आपके उत्तर क्या होंगे, ठीक है। और कुछ दिया है शायद नीचे, हाँ चलिए अभी 3 दिख रहा है, 3 को करते हैं। चलिए पहला क्या हो जाएगा कि दो बिलियर्ड गेंदे प्रत्यास्थ संघट में गेंदों की संघट अल्प अवधि में जब वह संपर्क में होती हैं तो गतिज ऊर्जा संरक्षित होगी। अल्प अवधि, है ना, यहाँ पे देखेंगे सर, है ना। अल्प अवधि का मतलब क्या दिया है, अल्प अवधि का मतलब क्या दिया है कि एकदम थोड़े समय के लिए, है ना, एकदम थोड़े समय के लिए, है ना। अगर इसका मतलब समझे तो एकदम थोड़े समय के लिए, भाई जैसे ही बॉल टकराया होगा, है ना, तो थोड़े समय के लिए इसकी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं हो सकती भाई, गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं हो सकती, है ना। अब ऐसा क्यों होता है, संरक्षित नहीं हो सकती, बहुत कम समय के लिए संरक्षित नहीं होती है। इसका कारण क्या है ना भाई। जैसे ये टकराए, जैसे देखो मैंने इसको टक्कर मारा तो ये थोड़ा सा विकृति में ऊर्जा क्षय होगी, है ना, थोड़ा सा विकृति में टाइम जाएगा इसको, है ना, यहाँ पे थोड़ा विकृति आएगी, तो उस कारण यहाँ पे केवल और केवल थोड़े समय के लिए गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं हो सकती भाई साहब। चलो यहाँ पे दूसरा, दो गेंदों के लिए, दो गेंदों के किसी प्रत्यास्थ संघट की लकीर, है ना, लघु अवधि में क्या कुल संवेग संरक्षित होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, कुल संवेग क्या होगा, संरक्षित होगा भाई साहब, है ना। कुल संवेग क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा। और आपको बताया भी है कि भाई प्रत्यास्थ संघट में किसी निकाय का कुल रेखीय संवेग क्या होता है, संरक्षित हो जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, किसी अप्रत्यास्थ संघट के लिए क्या प्रश्न ए और प्रश्न बी, मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है वो अब ए और बी आपके लिए पूछा है सर अप्रत्यास्थ संघट के दौरान, है ना, तो क्या सही है, तो बताओ। अप्रत्यास्थ संघट में क्या पढ़ाया था कि भाई गतिज ऊर्जा संरक्षित ना रहती है ना, यही तो पढ़ाया था, गतिज ऊर्जा संरक्षित ना रहती लेकिन कुल संवेग संरक्षित होता है, संरक्षित ना होती लेकिन यहाँ पे निकाय का संवेग संरक्षित होता है, निकाय का कुल संवेग संरक्षित होता है, निकाय का कुल संवेग यहीं पे लिख लेना सर, संरक्षित हो जाता है ना, संरक्षित हो जाता है ना। तो यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा सी में, क्योंकि अप्रत्यास्थ संघट में प्रश्न ए में गतिज ऊर्जा बोला है और अप्रत्यास्थ संघट में गतिज ऊर्जा भाई कभी संरक्षित ना होती, है ना, सी वाले का। और यहाँ पे संवेग की बात करेंगे, कुल संवेग की बात करेंगे तो भाई बी वाले में संवेग की बात किया है, तो बी वाले में भाई सब संवेग क्या हो जाएगा, संरक्षित हो जाएगा भाई सब, है ना। चलिए भाई डी भी दिया है, कुछ एक का क्वेश्चन और दिया, डी भी दिया है भाई यहाँ पे, वाह भाई वाह, लाजवाब क्वेश्चन आ रहे हैं भाई साहब। यहाँ पे देखो सर, है ना, बोला कि यदि दो बिलियर्ड गेंदों की स्थितिज ऊर्जा केवल उनके केंद्रों के मध्य पृथक दूरी पर निर्भर करती तो संघट प्रत्यास्थ होगा कि अप्रत्यास्थ। ध्यान दीजिए, यदि हम संघट के दौरान बल के संगत स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ना कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की, है ना, यहाँ पे भाई बल की बात कर रहे हैं ना कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं ना। यहाँ पे भाई साहब आपको ये देखना पड़ेगा संघट के दौरान, है ना, यहाँ पे बल की बात हो रही है ना, तो भाई इस तरह का संघट क्या हो जाएगा, प्रत्यास्थ हो जाएगा, क्योंकि भाई बल कैसा है, गुरुत्वीय बल कैसा है, संरक्षी बल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे
हाँ यहाँ पे बल के संगत स्थिति ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, संरक्षी हो जाएगा, है ना। अगर भाई साहब संरक्षी है ना, यहाँ पे अगर संघट के दौरान पे प्रत्येक बल संरक्षी होगा तो भाई ये ऐसा हो जाएगा कि प्रत्यासंघट है। तो आपको आंसर क्या करना इसका कि सर यदि संघट के दौरान, है ना, यदि संघट के दौरान, यहीं पे लिख दे रहा हूं, यदि संघट के दौरान संरक्षी बल कार्य करता है ना, संरक्षी बल कार्य करेगा तो यहाँ पे भाई साहब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, संघट भाई साहब प्रत्यास्थ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, प्रत्यास्थ हो जाएगा। बस को समझिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं भाई साहब 6.9, है ना, 6.9 करते हैं भाई, मजा आएगा करने में, आइए मजा आएगा करने में, ठीक है। 6.9 बोला कि कोई पिंड जो विरामावस्था में है, अचर त्वरण से एक विमी गति करता है, इसको किसी टी समय पर दी गई शक्ति अनुक्रमानुपाती होगी, है ना। बोला कि टी समय में 6.9 बताऊंगा, 6.10 होमवर्क है, सेम क्वेश्चन है, आपको करना है, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती होगी, किसकी होगी, सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो सारा आंसर मिल जाएगा भाई, है ना, सारा आंसर मिल जाएगा। तो भाई जानते हैं कि अगर हमने बल लगाया है तो त्वरण उत्पन्न होगा F बराबर एम ए, तो सर A बराबर हो जाएगा F अपॉन एम। क्या हो जाएगा सर, A बराबर हो जाएगा F अपॉन एम। इतनी बातें सबको क्लियर आ रही होगी, है ना, इतनी बातें सबको क्लियर आ रही होगी। तो आप यहाँ पे देखेंगे सर गति के समीकरण से, है ना, यहाँ पे आप देखेंगे सर गति के समीकरण से, और आपको यहाँ पे बोल रहा है कि प्रारंभ में विरामावस्था में, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है सर प्रारंभ में विरामावस्था में है, और जब ये सर विरामावस्था में है तो u 0 हो जाएगा और v बराबर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे u प्लस at होता है गति का पहला समीकरण, यहाँ 0 हो गया, a की जगह रखेंगे सर f अपॉन m रखेंगे और इंटू t हो जाएगा। तो आप यहां से देखेंगे भाई साहब v बराबर आ गया f अपॉन m इंटू टी, है ना, एक इक्वेशन ये बन गया। अब बोल रहा है सर की शक्ति जो है ना, दी गई शक्ति किसके अनुक्रमानुपाती होगी, है ना, दी गई शक्ति किसके अनुक्रमानुपाती होगी। तो अगर मैं शक्ति की बात करूं सर, P बराबर होता है W बाई टी, है ना, कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन, और विस्थापन बटे समय होता है भाई साहब वेग, है ना, F बराबर P बराबर हो जाएगा F इंटू वी, है ना। तो यहाँ भाई साहब V का मान रख दो, P बराबर हो जाएगा F इंटू वी, है ना। तो V की जगह रखो सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जल्दी से रख दो आंसर, या तो यहाँ पे इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जल्दी से F की जगह V का मान रख दो, है ना। यहाँ पे देखो V का मान रखोगे तो ये F क्या हो जाएगा, F अपॉन एम इंटू टी, तो P बराबर F स्क्वायर अपॉन एम इंटू टी। तो आप यहाँ पे से दिख रहा है सर P जो समानुपाती है T के, क्या है सर, P जो है समानुपाती है किसके भाई, T के, है ना, क्योंकि भाई F भी नियत है, M भी नियत है, और T क्या हो जाएगा भाई, समानुपाती हो जाएगा किसके, है ना। यहाँ पे F बराबर ma रख लेना तो m स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा भाई, है ना, F बराबर ma रख लेना तो m स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको यहां से दिख रहा है भाई कि P जो है समानुपाती T के है, आपको देखो सॉल्व करना था, आपका डायरेक्ट आंसर यहीं से आ जाता, देखो एक लाइन में देखो, है ना, यहीं से आंसर आ जाता सर, है ना, यहां से आंसर आता। कैसे आता, इतनी बात समझ में आई, P समानुपाती किसके है, T के, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड वाला सही हो जाएगा, है ना। अब देखो इसको कैसे थोड़े कम समय में करते, पहले आप इसको एक बार पॉज करके नोट कर लो, है ना, पॉज करके जल्दी से इसको नोट कर लो भाई। चलिए, है ना, हाँ यहाँ पॉज करके जल्दी से नोट कर लें, ठीक है। अब देखेंगे इसको कैसे कर लेते सर, F बराबर पता था, P बराबर पता था सर F इंटू वी, है ना, तो यहां से क्या हो जाता भाई साहब, है ना, F इंटू वी बराबर क्या हो जाता 80, है ना, A की जगह होता सर F अपॉन M, है ना। यहाँ पे समीकरण 2 थे, इतना नहीं भी करते कोई दिक्कत नहीं थी, है ना। यहाँ पे क्या होता सर 80 होता और F बराबर MA हो जाता इंटू टी, तो A स्क्वायर इंटू टी, और P प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता सर T आ जाता। 3 लाइन में आंसर को खत्म कर देते, है ना, 3 लाइन में आंसर को आप क्या करते, चाहते तो खत्म कर देते। बोलो, तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके सामने ये है ना, सेम इसी तरह का क्वेश्चन ये आपके सामने 6.11, है ना, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। आप इसको सॉरी 6.10 पहले, है ना, 6.10 होमवर्क दे रहा हूं
सभी बच्चे तुरंत इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में या तो चैट सेक्शन में आप इसको मैसेज करेंगे, ठीक है। हाँ चले, तो इसको भाई सभी बच्चे यहाँ पे हाँ ये क्वेश्चन नोट कर लेना। आपके पास बुक होगी ऑलरेडी, नहीं है तो नोट कर लें। फिर उसके बाद हमें तुरंत इसके आंसर चाहिए, ठीक है। सेम टाइप है, आपको बस बताना है यहाँ पे कि कैसे करना है, ठीक है। नहीं आएगा तो कल से मैं यहीं से शुरुआत करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए सभी को सी यू टाटा बाय बाय, है ना। और आंसर को जरूर करेंगे, मैंने बोला था आपको एक एक क्वेश्चन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिलेंगे, आप बिल्कुल धैर्य बनाए रखेंगे, जो चल रहा आप पढ़ते रहिए, है ना, एकदम अच्छे से, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लिए, ठीक है। सभी बच्चे इसका आंसर मेरे को करेंगे, ठीक है। चलिए हाँ एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी कल की क्लास में 6.1 से शुरू होगी कार्यक्रम, ठीक है। तो चलिए सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।